चलिए, अभी शेख ने तो कंफर्म कर दिया है। चलो, आई थिंक सो, लेट्स स्टार्ट। बाकी लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं क्या? वेट करना है क्या 2 मिनट? कुछ आइडिया है बाकी लोग कोई ज्वाइन करने वाले हैं क्या? नहीं तो स्टार्ट करना है, क्या बोलते हो? आप लोग बुक्स ओपन कर सकते हो, एक 2 मिनट्स वेट करते हैं, अगर कोई जुड़ता है तो, एंड देन स्टार्ट करते हैं। आप पकड़ के चलिए, करीबन 1 घंटा अपने को जाने वाला है। चलो, लेट्स स्टार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। सो हमने इसको थोड़ा पास रख लेता हूं। हाँ, सो हमने आई गेस स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा एंड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते और बात करते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन से लेकर के इंडेक्स नंबर तक। राइट, कोशिश करेंगे 9:30 बजे तक जितना भी हो जाएगा। मेरी कोशिश रहेगी अपन पूरा कंप्लीट कर ही ले। लेट्स सी, ज्यादा क्वेश्चंस बचे नहीं अभी, मेनली वो 2 चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चंस थे, यहां पे इतने नहीं है। आइए लेट्स स्टार्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? आप अगेन 1A 2B 3C ऐसे आप आंसर दे सकते हो। राइट, फटाफट से समझ जाएंगे अपन। मुझे अगर कोई ऐसा लग रहा है कि यार ये आंसर गलत क्यों दिया, तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा फिर, तो उसके लिए जरूरी है कि आप आंसर दे, जो लोग लाइव में अटेंड कर रहे हो। ठीक है जी, चलिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? टू डिस्ट्रीब्यूशंस मे हैव आइडेंटिकल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। टू डिस्ट्रीब्यूशंस मे हैव आइडेंटिकल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बट डिफरेंट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। Two distributions may have the measures of different measures of central tendency but identical measures of dispersion. तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन दोनों के अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है एक का दो डिस्ट्रीब्यूशन है, 2 सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, एक का मीन और दूसरे का मीन सेम है। हो सकता है एक का मीन दूसरे का मीन अलग है। हो सकता है एक का स्टैंडर्ड डिवीजन दूसरे का स्टैंडर्ड डिवीजन अलग है। हो सकता है एक का मीन दूसरे का मीन सेम है बट दोनों का स्टैंडर्ड डिवीजन अलग अलग है, या सब कुछ सेम है, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग इज पॉसिबल, देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। नेक्स्ट इज डिस्पर्शन मेजर। डिस्पर्शन का मतलब क्या है? डिस्पर्शन का मतलब ये स्कैटरनेस, मतलब क्या? वेरिएशन। आपका डेटा आपके सेंट्रल टेंडेंसी से कितना वेरी होता है, तो ये स्कैटरनेस यानी कि वेरिएशन की यहां पे बात हो रही है। चलिए आगे। When it comes to comparing 2 or more distributions, we consider which measure of dispersion? हम जब कंपैरिजन करते हैं तो हम रिलेटिव मेजर लेते हैं, एब्सोल्यूट मेजर नहीं लेते हैं। हम इसके ऊपर बहुत बहस कर चुके हैं ऑलरेडी। Which one is easier to compute? रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन, एब्सोल्यूट या रेंज? रेंज सबसे आसान है। क्यों सबसे आसान है? L माइनस एस, बस 2 वैल्यू उठाओ, लार्जेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू और कैलकुलेट कर दो, खत्म। Which one is the absolute measure of dispersion? देखिए, जो रिलेटिव था उसमें कोएफिशिएंट्स हुआ करते थे, एब्सोल्यूट के अंदर में कोएफिशिएंट मिसिंग है। जहां कोएफिशिएंट नहीं है तो कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब ऑल ऑफ दीज। राइट, उसके बाद विच मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज मोस्ट यूजफुल? मोस्ट कॉमन, मोस्ट यूजफुल स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी ये सिग्मा। इसके अलावा मीन डेविएशन इससे थोड़ा सा कम यूजफुल, उसके बाकी के जो है वो तो यूजफुल है ही नहीं उतना। ठीक है जी। उसके बाद विच मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस? इसके ऊपर तो अपन ने कितना कुछ पढ़ा हुआ है। एक्सट्रीम से, सैंपलिंग से क्या अफेक्ट होगा, क्या अफेक्ट नहीं होगा। तो एक्सट्रीम में जो सेंट्रल 50% है उस पर फोकस कौन करता है? क्वार्टर डिवीजन। तो सेंट्रल 50% को तो फर्क पड़ने ही नहीं वाला है। Which measure of dispersion is based on absolute deviations only? Absolute deviations only. क्या बोल रहा हूं मैं बेटा? Absolute deviations only. Which measure of dispersion is based on absolute deviations only? तो absolute deviations का मतलब क्या हो जाता है? Absolute deviations का मतलब सिंपल सा होता है कि जहां पे आप रिलेटिव यानी कोएफिशिएंट्स की बात नहीं कर रहे हो, तो जो सिर्फ उसके ऊपर डिपेंडेंट यानी कि मीन डेविएशन आ जाता है। यहां पे हमने सिलेक्ट कर लिया, इसको सर्कल मार्क करके रखना, एग्जाम में कंफ्यूजन आ जाता है।
विच इज सेंट्रल 50%, क्वार्टाइल है, क्वार्टाइल में सेंट्रल 50% था, सभी ऑब्जर्वेशन पे मीन है, स्टैंडर्ड डिवीजन है, क्वार्टाइल डिवीजन है नहीं, मीन और स्टैंडर्ड है बट क्वार्टाइल नहीं है, तो ए एंड बी आर देयर बट क्वार्टाइल सी इज नॉट देयर. The appropriate measure of dispersion for open-end classification less than 50, more than 100, उसके केस में क्वार्टाइल डेविएशन सबसे सुटेबल है. हमने समरी में भी इसको देखा हुआ था. मोस्ट कॉमनली यूज्ड, मोस्ट कॉमनली अभी भी इसके पहले मोस्ट यूजफुल आया था स्टैंडर्ड डेविएशन. डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज स्टैंडर्ड डेविएशन. इफ द प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी रिमेन द सेम फॉर लास्ट 10 months देन स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी जीरो. क्यों? बिकॉज प्रॉफिट रिमेन सेम ना, जब है ही सेम तो देयरफॉर नो डिफरेंस. जब डिफरेंस ही नहीं होगा तो स्टैंडर्ड डिवीजन तो डिफरेंस मेजर करता हो तो जीरो आ जाएगा. विच मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज कंसिडर्ड फॉर फाइंडिंग पूल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन आफ्टर कंबाइनिंग सेवरल ग्रुप्स. मतलब देखिए कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन किसमें था? कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ और सिर्फ मतलब कंबाइंड वाला पार्ट सिर्फ अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन में था. तो डिस्पर्शन किसमें आता है? स्टैंडर्ड डिवीजन में. तो उतना ही है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है. उसके बाद अ शिफ्ट ऑफ ओरिजिन हैज नो इंपैक्ट ऑन ऑल ऑफ दिस एंड क्वार्टाइल डिवीजन. सब पे इसका इंपैक्ट नहीं है. स्केल का इंपैक्ट है क्या? स्केल का इंपैक्ट है. ओरिजिन का इंपैक्ट है क्या? ओरिजिन का इंपैक्ट नहीं है. रेंज क्या है? एमसीक्यू के अंदर में थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है. आप क्या करोगे? हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, सो एल माइनस एस इज इक्वल टू 20 माइनस 10 कम्स टू 11. स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है यहाँ पे? स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? कैसे करना है? 16 माइनस 10, 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना आता है? 3. मतलब इसमें देखा ना एल माइनस एस डिवाइडेड बाय 2. अगर आपके पास दो ही वैल्यूज है तो हम नहीं पढ़ा हुआ है, अगर दो ही वैल्यूज है तो स्टैंडर्ड डिवीजन कहता है दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2, हाफ ऑफ रेंज आता है. फॉर एनी टू नंबर्स स्टैंडर्ड डिवीजन इज ऑलवेज हाफ ऑफ रेंज. यही इसका प्रैक्टिकल थ्योरी पूछा हुआ है. If all the standard deviations are increased by 10, increased by 10 मतलब क्या है? प्लस 10 मतलब क्या है? ओरिजिन की बात हो रही है क्या? तो all of these will remain unchanged because ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता. मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइड बाय 2 कहना है सही. स्केल की बात हो रही है, स्केल से फर्क पड़ता है क्या? हाँ जी, स्केल से फर्क पड़ता है. तो न्यू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड बाय 2 बिकॉज इससे फर्क पड़ता है. एक बार चेक कर लो, यहाँ पे किसी में भी कोई डाउट है तो बताओ, अदरवाइज आइए नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं. आप अगले पेज पे जा सकते हो फटाफट से. आगे बढ़े, आइए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से आगे बढ़ते हैं. ये क्या था अपना? अभी कोरिलेशन रिग्रेशन था, अगर आपको याद होगा तो. नहीं, कोरिलेशन रिग्रेशन नहीं था. क्या था फिर? थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस था ना. यहाँ कोरिलेशन रिग्रेशन था, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस था. तो प्रोबेबिलिटी कहां गया? नहीं, पहले कोरिलेशन रिग्रेशन था, फिर थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर प्रोबेबिलिटी था, फिर थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन था. ठीक है. बाइवेरिएट डेटा आर द डेटा कलेक्टेड बाय मतलब टू वेरिएबल्स एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम. फॉर अ बाइवेरिएट डेटा हैविंग P plus Q combinations, total classification number of cells are P into Q. पढ़ के आए हैं अपन, ये इसको मार्क करके रखिए, एग्जाम में कंफ्यूजन आता है. Some of the cell frequencies of bivariate data table may be zero, may not be zero. अगेन इसको भी मार्क करके रखिए. For a P into Q bivariate frequency table, maximum number of marginal distributions, conditional distributions. Marginal तो दो ही आ सकते हैं, conditional P plus Q इस फॉर्मेट में आ सकते हैं. सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एडिशनल क्वेश्चन बैंक इंपॉर्टेंट है क्या? सी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एडिशनल क्वेश्चन बैंक जो है पूरे बुक का अगर देखा जाए तो उसमें से एक आध क्वेश्चन आता है एडवांस लेवल का. तो अगर समय मिलता है तो देखिए, समय नहीं मिलता तो मत देखिए. एग्जाम के एक दिन पहले नए से नहीं देखना है. अभी आजकल मैं दिख करके रखना चाहता हूं तो दिख करके रख दो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है जी. चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बढ़ते हैं. आंसर नहीं कर रहे हो आप लोग, क्या हो गया? श्रुति तुम शांत हो गई. हाँ जी, आपका डाउट क्लियर है ना स्नेहा? यस और नो? यस, आपका डाउट क्लियर है ना? हाँ जी, आइए आगे बढ़ते हैं. सो अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, कोरिलेशन एनालिसिस एम्स एट प्रेडिक्टिंग वन वेरिएबल फॉर गिवन वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल. जहां पे हमको कोरिलेशन समझता है, रिग्रेशन में कितना वेरी हो रहा है, एस्टैब्लिशिंग द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, मेजरिंग द एक्सटेंट ऑफ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स. तो बोथ बी एंड सी. मतलब आपको प्रेडिक्शन करने के लिए तो रिग्रेशन पे आता है, बट जब मैं कोरिलेशन की बात करता हूं तो दोनों का रिलेशन भी बताता है और एक्सटेंट ऑफ रिलेशन भी बताता है कि कितना है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो कितना है, नेगेटिव है तो कितना है. ठीक है. उसके बाद रिग्रेशन एनालिसिस इज कंसर्न विद
तो रिग्रेशन एनालिसिस इज कंसर्न्ड विद एस्टैब्लिशिंग अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, मेजरिंग द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, प्रेडिक्टिंग द वैल्यू, रिग्रेशन की बात हो रही है, प्रेडिक्टिंग द वैल्यू की बात हो रही है और मैथमेटिकल रिलेशनशिप की बात हो रही है। एसोसिएशन है या नहीं वो तो कोरिलेशन का काम है ना, उसमें इसका कुछ काम नहीं है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज स्प्यूरियस, इसको मार्क करना, ये हमने नहीं पढ़ा हुआ है। व्हाट इज स्प्यूरियस कोरिलेशन? इट इज द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स हैविंग नो रिलेशन, मतलब जिसमें रिलेशन है ही नहीं, उनको हमने कैजुअल रिलेशन कुछ भी नहीं है, उनका हम कोरिलेशन निकालते हैं। समझ रहे हो बात को? मतलब जिसमें रिलेशन है ही नहीं उनका रिलेशन निकालना, इसको हम बोलते हैं स्प्यूरियस कोरिलेशन, ठीक है जी। अगर मैं स्प्यूरियस वर्ड की मीनिंग निकालना चाहूं, नॉट बीइंग व्हाट इट पर्पज टू बी, फॉल्स या फेक, मतलब जिसमें रिलेशन है ही नहीं उसका रिलेशन आप निकाल रहे हो, राइट? तो आप यहां पे लिख सकते हो फॉल्स या फेक, लिख लो ये वाला पॉइंट। यस, बढ़िया है। स्कैटर डायग्राम इज कंसिडर्ड फॉर मेजरिंग, स्कैटर डायग्राम इज कंसिडर्ड फॉर मेजरिंग व्हाट? मेजरिंग लीनियर रिलेशनशिप, मेजरिंग कर्वी लीनियर, दोनों टाइप का रिलेशनशिप। कर्वी लीनियर मतलब जो लीनियर नहीं है, दोनों टाइप के रिलेशन हमने देखे हुए, यहाँ पे मेजर करने के लिए काम आ जाता है स्कैटर डायग्राम, ठीक है जी। उसके बाद इफ द प्लॉटेड पॉइंट्स ऑन अ स्कैटर डायग्राम लाई फ्रॉम अपर लेफ्ट, वो तो अपन ने डायग्राम्स पढ़े थे याद है कि आपको अलग-अलग डायग्राम्स देखे तो थे अपन ने, वो डायग्राम्स को आपको याद करना है। अगर वो डायग्राम्स आपको याद आते हैं तो आप ये आंसर्स कर पाएंगे। तो इफ द प्लॉटेड पॉइंट्स लाई फ्रॉम अपर लेफ्ट to lower right, upper left to lower right, then the correlation is negative. If the points are evenly distributed मतलब ये कहीं भी कैसा भी लगा हुआ है तो ये जीरो हो जाएगा। प्लॉटेड पॉइंट्स जो है लाना सिंगल लाइन, एक ही लाइन के ऊपर ऐसे लाई किए हुए हैं, तो या तो परफेक्ट पॉजिटिव या तो परफेक्ट नेगेटिव, मतलब ये या तो ऐसा हो जाएगा या फिर ये ऐसा हो जाएगा। समझ रहे हो क्या? कोरिलेशन बिटवीन शू साइज एंड इंटेलिजेंस, कुछ संबंध है क्या? मैं बड़े जूते पहनता हूं तो मैं बहुत होशियार हो गया, ऐसी बात है क्या? नहीं, बिल्कुल भी तो नेगेटिव है, मतलब सॉरी नेगेटिव बोल रहा हूं, रिलेशन ही नहीं है ना, जीरो है, देयर इज नो रिलेशन। The correlation between the speed of an automobile and the distance traveled, स्पीड जितनी आप बढ़ाओगे तो डिस्टेंस उतना कम हो जाएगा, तो नेगेटिव है। तो स्पीड अगर आपकी बढ़ जाती है 180 तो डिस्टेंस कितना हो जाता है बेटा? सपोज 60 किलोमीटर, अगर स्पीड जाती है आपकी फॉर एग्जांपल से 120, तो स्पीड कम होगी तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा उसमें आपका? बढ़ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, मतलब उसको ज्यादा समय लग जाएगा। स्कैटर डायग्राम हेल्प्स अस टू फाइंड द नेचर ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, ओनली नेचर नॉट द एक्सटेंट। एक्सटेंट की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कार्ल पियर्सन की बात हो रही है, इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग लीनियर रिलेशन का कोरिलेशन ओनली। प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज कंसीडर्ड फॉर नेचर एंड अमाउंट, प्रोडक्ट मोमेंट दोनों भी चीजें कार्ल पियर्सन से रिलेट कर रहा है ये, राइट। उसके बाद आइए, इफ द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव, क्या बोल रहे हैं? पॉजिटिव, मतलब लोअर लेफ्ट कॉर्नर से अपर राइट कॉर्नर पे, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन स्कैटर डायग्राम में। वेयर आर इज इक्वल टू 1 ऑल दी स्कैटर पॉइंट, मतलब ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, यहां से सब पॉइंट्स यहीं पे आएंगे, एकदम चटक के आ जाएंगे, राइट। तो आर इज इक्वल टू 1 मतलब परफेक्ट हो जाएगा, ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। चेक कर लो, यहां तक कोई डाउट है क्या? बताओ सर। अप्लाइंग दी ब्रेक बोल रहे हैं ना, कौन सा वाला क्वेश्चन में? अरे हाँ, तो सॉरी आंसर तो सेम ही है बट थोड़ा क्वेश्चन का मतलब चेंज हो गया, जो मैं आपको समझा रहा था वो वैसा नहीं था एक्जैक्टली। कोरिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ एन ऑटोमोबाइल एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक, तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद आपका स्पीड जो है और डिस्टेंस जो है इसका रिलेशन कभी भी नेगेटिव ही रहता है, ठीक है। स्नेहा जी क्लियर है ना? मतलब बात तो वही है, बस कंसेप्चुअली थोड़ा सा मैंने ये पढ़ाई नहीं, मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाते समय। चलिए ये वाला पॉइंट एक बार देख लीजिए फटाफट से, तुरंत से आगे बढ़ते हैं। Product moment correlation coefficient may be defined. Product moment
correlation coefficient may be defined as the ratio of, फॉर्मूला पढ़ा था आपने, याद है क्या? Covariance between the variable to the product of standard deviance. तो हमने क्या देखा था इसमें? हमने देखा था कि covariance of a comma b upon standard deviation of a multiplied by standard deviation of b. इससे मिल जाता है कार्ल पियर्सन यानी product movement correlation coefficient. Covariance of two variables is either positive, negative और zero. मतलब ये -1 से लेकर के +1 तक चल सकता है. Coefficient of correlation between two variables is a unit free measure. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं ग्राम्स में है, किलोग्राम्स में है, मीटर्स में है, सेंटीमीटर्स में, ऐसी कोई भी बात नहीं है. When what are the limits of correlation coefficient? -1 से लेकर +1 तक including the limits, मतलब नेगेटिव से लेकर के पॉजिटिव तक है, including 0 है. हमने जो भी यहाँ पढ़ा ना, बस उसी चीज को एग्जैक्टली यहाँ जो पढ़ा उसी चीज को एग्जैक्टली यहाँ पे दिया गया है. In case of correlation coefficient between two variables is 1, the relationship between two variables would be y is equal to a plus bx where b is greater than 0. बिकॉज स्केल की बात हो रही है यहाँ पे b के साथ. इसको मार्क करके रखना, एलडीआर लिखना है. इसको एग्जाम में ये 2-3 बार आया हुआ. 25 का बहुत सारा क्वेश्चन आंसर भी करेक्ट दिया, 24 25 का. ठीक है, आइए 25 की बात करते हैं. If the relationship between the two variables x and y is given by 2x plus 3y plus 4 is equal to 0, then the value of correlation coefficient between x and y is equal to how much? तो आपने x और y दोनों का correlation coefficient यहाँ पे निकालना है. आपका आंसर -1 आता है. आप ट्राई करके देखिए एक बार, आप ट्राई करके देखिए. 26 का 25 का आंसर सी आना चाहिए. राइट, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं. राइट, आगे बढ़ते हैं. फॉर फाइंडिंग कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स, यानी कि क्वालिटेटिव की बात हो रही है. हमने पढ़ा है स्पीयरमैन रैंक काम आता है. हम रैंक लगाते हैं जब क्वालिटेटिव डेटा होता है. क्वांटिटेटिव होता तो बेस्ट कौन सा है? कार्ल पियर्सन है. क्वालिटेटिव में बेस्ट कौन सा है? क्वालिटेटिव में बेस्ट आपका स्पीयरमैन कोरिलेशन कोएफिशिएंट. फॉर फाइंडिंग द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन ब्यूटी एंड बिटवीन टू जजेस इन अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट, तो अगेन रैंक कोरिलेशन. एट्रीब्यूट्स की बात हो रही है, वापस से क्वालिटेटिव की बात हो रही है. If there is a perfect disagreement between the marks in geography and statistics, then what will be the value of rank? Only negative. Disagreement है ना, disagreement की बात हो रही है. Disagreement मतलब negative की बात होती है, तो perfect disagreement बोला हुआ है. Perfect मतलब 1 और disagreement मतलब -1. Perfect agreement होता तो +1 हो जाता, उसके बीच में होता तो बीच में हो जाता. एक बार देखो, यहाँ तक के पार्ट में पर देखो. चलिए आगे बढ़े. आपको कूलर में कुछ ज्यादा आवाज नहीं आ रहा है? मैं ऑडियो सुन नहीं पा रहा हूं. मेरा आवाज डोमिनेटिंग है फिलहाल. कूलर चला हुआ है, उसका बहुत ज्यादा आवाज आता है. सर नॉइज कैंसलेशन का फिल्टर तो लगा हुआ है मैंने, बट मेरे ख्याल से ठीक होगा. नहीं तो बता दो, रिकॉर्डिंग में बच्चों को तकलीफ हो जाएगी, वहां आगे कंप्लेंट आएंगे फिर. When we are not concerned with the magnitude of the two variables, magnitude यानी कि एक्सटेंट की बात ही नहीं हो रही है. आपको सिर्फ नेचर समझना है, बट नेचर के साथ साथ थोड़ा सा अप्रॉक्स वैल्यू अगर मिल जाता है एक्सटेंट का तो भी चल जाएगा. तो क्या यूज करोगे? कॉनकरेंट डेविएशंस यूज करोगे. राइट, सी वाला RC वाला फॉर्मूला था ना, वो वाला. व्हाट इज द क्विकेस्ट मेथड? कॉनकरेंट डेविएशंस, RC वाला फॉर्मूला. व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ कोएफिशिएंट कोरिलेशन इन केस ऑफ कॉनकरेंट डेविएशन? देखो हर जगह लिमिट्स जो होने वाला है -1 से लेकर के +1 इंक्लूडिंग 0 इंक्लूडिंग -1 +1. ये जो है आपका ये हो जाएगा परफेक्ट नेगेटिव हो जाएगा, और ये जो है आपका ये हो जाएगा परफेक्ट पॉजिटिव. ठीक है, उसके बाद if there are two variables x and y, then the number of regression equations that can be formed is bxy and byx when x is dependent on y and y is dependent on x. Since blood pressure of a person depends upon the age, we need to understand regression equation of blood pressure on the age. अगर ये x है और ये y है तो bxy, x dependency on y मतलब ब्लड प्रेशर है या नहीं, ज्यादा है कम, ये एज पर डिपेंड करेगा इंसान के. The method applicable for deriving regression equations is known as methods of least square. इसको मार्क करिए, इंपॉर्टेंट है तो इजी, बट एग्जाम में बहुत बार आता है. डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू इन रिग्रेशन एनालिसिस इज नोन एज, या तो आप एरर निकालिए या फिर आप रेसिड्यू निकालिए, मिनिमम वैल्यू. तो ये डिफरेंस आ जाता है कि आपने जो सोचा था और आपने जो एक्चुअली ऑब्जर्व किया, दोनों में कितना डिफरेंस है. ठीक है. द एरर्स इन केस ऑफ रिग्रेशन इक्वेशंस आर, एरर्स पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, जीरो हो सकता है. स्टैंडर्ड एरर की बात की हमने, प्रोबेबल एरर की भी हमने बात की हुई है. आई होप आपको ये चीज क्लिक हो रही होगी. ठीक है जी. चलिए उसके बाद
रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x is derived by मतलब y on x मिनिमाइजेशन ऑफ वर्टिकल डिस्टेंसेस इन दी स्कैटर डायग्राम। अब देखिए ये आपको उन्होंने पढ़ाया ही नहीं है, ये आपको उन्होंने पढ़ाया नहीं है, बट उन्होंने आपको ये पूछा हुआ है स्कैटर डायग्राम के बारे में बात होगी, स्कैटर डायग्राम से तो उसमें y का इंपैक्ट, y स्टैंडिंग लाइन पकड़िए, x स्लीपिंग लाइन पकड़िए, तो वर्टिकल डिस्टेंस कम करोगे तो y का इंपैक्ट कम हो जाएगा। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, दैट इज नथिंग एल्स। इफ देयर आर टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन दे बिकम आइडेंटिकल, आइडेंटिकल कब हो सकता है, जब ये 1 है यानी कि परफेक्ट पॉजिटिव है, या फिर ये -1 है यानी कि परफेक्ट नेगेटिव है। परफेक्ट नेगेटिव है, ठीक है। चलिए उसके बाद What are the limits of the two regression coefficients? Limits का अगर बात करें तो the product of regression coefficients must be numerically less than unity. Why? Because आप देखेंगे तो r का यहाँ पे हमने देखा था bxy into byx है, तो it should be less than or equal to 1, मतलब यूनिटी तक मैक्सिमम जा सकता है, 1 तक जा सकता है, ठीक है। श्रुति आवाज अभी ही क्लियर नहीं है, पहले से क्लियर नहीं, अभी अनक्लियर हुई है क्या? एक सेकंड रुकिए, मैं कूलर को बंद करता हूं। क्या पुणे में रात के समय में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ रही है 7-8 बजे के बाद, तो उस वजह से मैंने चालू किया था। अभी सही है? श्रुति चेक करिए। यस, कुछ लूज नहीं होना है सच, मतलब ठीक चल रहा था ना अभी तक तो। आइए आगे, अरे 3 ही क्वेश्चन है। द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स रिमेन अनचेंज्ड ड्यू टू चेंज इन ओरिजिन। स्केल की वजह से चेंज होते हैं, यहां चेंज होते हैं, यहां चेंज नहीं होते हैं। इफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ बिटवीन टू वेरिएबल्स इज -0.9 देन द कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इज, अरे 9 into 9 स्क्वायर लेना है ना, आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 0.9 स्क्वायर विच विल कम टू 0.81, और अनडिटरमिनेशन कितना हो जाएगा 1 minus r स्क्वायर दैट विल बी 0.19 हो जाएगा वो, ठीक है। कोएफिशिएंट कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज 0.7, तो परसेंटेज अनअकाउंटेड वेरिएशन क्या करेंगे 1 minus r स्क्वायर मतलब 1 minus 0.49, इट विल बी 0.51 दैट इज 51%। एक बात चेक कर लो, आगे बढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी पे जाते हैं। यहां तक क्लियर क्या, पहले चेक करो। हाँ बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़े जी, बताइए हाँ या ना। लेट्स गो टू प्रोबेबिलिटी। ये बढ़िया से चैप्टर, यहां पे थ्योरी क्वेश्चंस आने के चांसेस, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन का डेटा के बाद अगर कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के बाद आप पीछे वापस जा सकते हो सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन के ऊपर में, ठीक है। चलिए, इनिशियली प्रोबेबिलिटी वाज अ ब्रांच ऑफ, पहले मैथ्स में था, बाद में इसका स्टैट्स में अलग से कर दिया गया था। टू ब्रॉड डिविजन्स ऑफ प्रोबेबिलिटी आर, एक है सब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव, उसके बाद बाकी की चीजें थी, पहला था सब्जेक्टिव, दूसरा था ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी में भी यूज्ड इन केस ऑफ मैनेजमेंट आइडियली, जहां हम डिसीजन मेकिंग लेते हैं, तो हर एक का डिसीजन, हर एक का अप्रोच चेंज हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। एन एक्सपेरिमेंट इज नोन एज रैंडम if the results of the random experiment can be selected at random। तो अगर रिजल्ट यानी कि आउटकम की जब मैं बात कर रहा हूं, ये आउटकम अगर रैंडम होता है तो आपका एक्सपेरिमेंट हम बोलते हैं रैंडम। अगर ये प्लान्ड होता है, चांस नहीं है, प्लान्ड है, तो उसको हम रैंडम नहीं बोलेंगे, ये नॉर्मल एक्सपेरिमेंट होगा। एंड इवन दैट कैन बी स्प्लिट फर्दर इनटू डिफरेंट इवेंट्स इज कंपोजिट इवेंट व्हिच कैन नॉट बी स्प्लिट, इज कॉल्ड एज सिंपल इवेंट, ठीक है। चलिए, हाँ 5 का डी सबने आंसर दिया बराबर से। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर आप रीड कर रहे हो तो आप फिलोसॉफी रीड कर सकते हो सकता है, पॉसिबल है। अगर आप इंडिया में बॉर्न हो तो आप इंजीनियर हो, पॉसिबल है। 16 साल के गुड सिंगर हो, पॉसिबल है। 15 साल के और वोटर हो ही नहीं सकता। तो अगर ये होगा तो ये नहीं होगा, अगर ये होगा तो ये नहीं होगा। If probability of A is equal to probability of B, then A and B are same events. A and B must be same events. A and B are mutually exclusive. A and B may be different events. अलग अलग हो सकता है, जब प्रोबेबिलिटी दोनों की सेम है तो इक्वली लाइकली है, पॉसिबल है ऐसा।
नहीं सर, कूलर की आवाज नहीं आ रही थी, आपकी आवाज थोड़ी सी अनक्लियर थी। ठीक है ना, जान दो, मुझे कंफर्टेबल हूं मैं, फिलहाल कूलर को बंद कर दिया मैंने। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0, मतलब क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं, कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनको हम डिसजॉइंट इवेंट भी बोलते थे, आपको याद है क्या, या डिसजॉइंट सेट भी हम बोलते हैं। अगर सेट की बात करें तो दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, या फिर इनको हम इनकम्पैटिबल भी बोलते हैं, इनकम्पैटिबल इवेंट्स भी हम इनको बोलते हैं। ठीक है जी, चलिए नंबर 9, फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1, मतलब ये एग्जॉस्टिव है, इनके अलावा कुछ नहीं हो सकता, इनके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। If an unbiased coin is tossed once, then the two events head and tail are mutually exclusive. Head आया तो tail नहीं आएगा, head भी आ सकता है, tail भी आ सकता है, उतना ही चांस, और exhaustive इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, all of these. If probability of A is equal to B, then the events are equally likely या equally probable. पढ़ाना पन नहीं है, अभी दो एमसीक्यू पहले ही आया था, वापस रिपीट हुआ है। इफ फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसका मतलब ये दोनों क्या है, ये दोनों डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। अगर इंडिपेंडेंट होते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर ये डिपेंडेंट है तो वो a डिवाइडेड बाय b वाला पॉइंट देखा था ना अपन ने, वैसा आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ a सच दैट a इज डिपेंडेंट ऑन b इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a व्हेन B is an independent event, A is also an independent event, मतलब ये सेम ही है। तो ये कब हो जाएगा, जब दोनों भी इंडिपेंडेंट रहेंगे। अगर एक भी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहा तो यहां पे आपको मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ता है। इफ टू इवेंट्स A and B are independent, then A and the complement of B are always independent, B and complement of B are always independent, complements of A and B both are independent। सब कुछ इंडिपेंडेंट है अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट है तो, अगर ये दोनों डिपेंडेंट है तो सब कुछ डिपेंडेंट हो जाएगा। तो सबकी डिपेंडेंसी या इंडिपेंडेंसी किस पे डिपेंड करती है, ए और बी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर वो इंडिपेंडेंट सब इंडिपेंडेंट, अगर वो डिपेंडेंट है तो कॉम्प्लीमेंट्स भी डिपेंडेंट है। इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन दे कैन बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकता है, अगर ये इंडिपेंडेंट है तो दे कैन नॉट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब क्या, एक आया तो दूसरा नहीं आएगा, मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गया ना, एक आ रहा है तो दूसरा नहीं आ रहा है। तो अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इसको मार्क करके रखिए, ये कंफ्यूजिंग है, एग्जाम में यहां पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो इसको मार्क करके रखिए, एग्जाम में एक दिन पहले चेक करना, एलडीआर में मार्क करिए। 16 देखिए, इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन दे कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। मेरे ख्याल से ये और ये दोनों भी सेम ही चीजें हैं, दोनों भी सेम ही चीजें हैं। इफ अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस द इवेंट्स then the events occurrence of one head, occurrence of two heads and occurrence of no head are not equally likely। क्यों अलग अलग है, वन हेड आएगा इसका चांस अलग है, टू हेड आएगा चांस अलग है, हेड ही नहीं आएगा टेल से आएगा इसका भी चांस है अलग अलग है, इक्वल नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट कैन बी 0 और 1, 0 मतलब हो ही नहीं सकता, 1 मतलब यही होगा। तो 0 और 1 के बीच में अगर कुछ चांस होने का तो 1%, 2%, 3%, 0.01, 0.2, 0.3 एक्सेट्रा बढ़ते रहेगा। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0 देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इट विल नेवर हैपन, इट इज नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल इवेंट है ये, इम्पॉसिबल इवेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ये श्योर इवेंट है, यही होगा, यही होगा सिर्फ। P and Q are the odds in favor, odds against, then the probability of that event is P upon P plus Q, अगर फेवर में है तो, राइट। उसके बाद probability of A is 5/9, then the odds against the event is, मुझे बताइए अभी ये फेवर है ना, तो 9 minus 5 is equal to 4, तो कहना है 4 divided by 5 अगेंस्ट में हो जाएगा। इफ A, B and C are mutually exclusive and exhaustive events, एक्सक्लूसिव मतलब एक आया तो दूसरा नहीं आ सकता, exhaustive मतलब इनके अलावा कुछ नहीं हो सकता, तो इनके अलावा कुछ नहीं हो सकता, तो तीनों का प्रोबेबिलिटी मिला लिया तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। इफ A denotes that the student reads in a school, B denotes that student plays cricket, then इन दोनों में देखो, अगर जो रीड कर रहा है क्रिकेट नहीं खेलेगा, जो क्रिकेट खेल रहा है वो रीड नहीं करेगा, तो दोनों साथ में हो नहीं सकते, दोनों साथ में पॉसिबल नहीं है। P is such that probability of B divided by A is defined only when A is not an impossible event। अगर A ही impossible है तो impossible के ऊपर आप डिपेंडेंट कैसे हो सकते हो, ठीक है। Probability of B such that A such that B complement will happen is defined only when B is not a sure event, क्योंकि B होगा ही नहीं तो जो होगा B कॉम्प्लीमेंट होगा, इसको भी मार्क करिए। 27 फॉर टू इवेंट्स A एंड B प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, तभी होगा जब A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, अगर ये नहीं है तो क्या हो जाएगा, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B हो जाएगा। यहां तक एक बार चेक कर लो, गो फॉर इट फास्ट। कौन सा वाला एक्सप्लेन करूं, 20 वाला एक्सप्लेन करूं? अरे बहुत सिंपल है, देखिए
आपको कुछ शायद गलत फहमी हुई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1, मतलब ए इज इक्वल टू 1, 1 इज टोटल प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। तो अगर प्रोबेबिलिटी 1 ही आ रही है, इसका मतलब क्या है, वो वाला इवेंट ही होने वाला और कोई इवेंट हो ही नहीं सकता, तो इट इज श्योर इवेंट। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0 तो इट इज इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर है क्या श्रुति जी, बताइए। यहां तक देख लो एक बार। सॉरी, हाँ मैं ही बोल रहा था, अपन कर रहे तो फटाफट हो रहा है मेरे ख्याल से, बराबर ना, फटाफट हो रहा है, यही बोल रहा था मैं, और कुछ भी नहीं बोला मैंने अभी तक। एंड शायद 6 से 8 के बीच में जो कर रहे हैं उससे ज्यादा फटाफट हो रहा है, अगर 8 से 9 के बीच में या 9 के बाद कर रहे अपन, तो ऐसा मुझे लग रहा है जस्ट। वैसे तो ये आप ही कर सकते हो खुद, बट मेरे साथ कर रहे हो तो थोड़ा फटाफट हो रहा होगा। हाँ चलिए, 26 का आंसर डी आ सकता, डी नहीं आ सकता है क्या? 26 का आंसर डी नहीं आ सकता है क्या? बी इज नॉट एन इम्पॉसिबल इवेंट, नहीं ना? बी इम्पॉसिबल होगा तो बी का कॉम्प्लीमेंट पॉसिबल होगा ना, तो हम बी कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं, तो बी इम्पॉसिबल होगा उससे फर्क नहीं पड़ता हमें। बी श्योर नहीं है इससे फर्क पड़ता कि बी है ये श्योर नहीं है ये होगा, तो बी कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे ऐसा। तो ये एडिशन थ्योरम देख लिया अपन ने। फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दोनों साथ में इज ऑलवेज ग्रेटर देन दोनों का व्हाट वी कैन से कॉमन, राइट? तो ये इसको एक बार इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो, ये एग्जाम में पूछा गया बहुत बार। LDR ऑडिबल हो ना भी, आवाज आ गई है ना? हाँ चलिए, क्या बोलते हो, सही बोल रहा हूं ना? 6 से 8 से ज्यादा, 8 से 9 में ज्यादा काम हो रहा है, क्या बोलते हो? मतलब अपन ऐसा फास्ट भाग नहीं रहे हैं, बट फिर भी फटाफट डिस्कशंस हो रहे हैं। चलिए, फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस द कॉमन, मतलब ए माइनस बी, तो ए में से ए और बी का कॉमन निकाल दीजिए, बी माइनस ए तो बी में से ए और बी का कॉमन निकाल दीजिए, ठीक है? लिमिटेशंस ऑफ क्लासिकल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज, इट इज एप्लीकेबल टू टोटल नंबर ऑफ elements when they are finite. It is for elementary elements only. It is if elementary और mutually independent नहीं, इसकी बात कभी हुई नहीं थी। limitations में हमने a और b की बात की थी। टोटल नंबर फाइनाइट होना चाहिए और elementary events are equally likely, जितना भी आंसर आएगा। कॉम्प्लेक्स की बात नहीं हुई थी, सिंपल इवेंट एलिमेंटरी इवेंट की बात हुई थी, उतना ही हो सकता है। According to the statistical definition of probability, probability of the event A is the limiting value of the ratio of the number of items of A occurs and the number of items of the experiment is repeated. मतलब टोटल कितना होगा, टोटल में से A कितनी बार आएगा, तो उसको थोड़ा सा इंग्लिश भाषा में हाईफाई करके लिखा हुआ है। कंफ्यूजन के सबसे मार्क करना तो मार्क करो, बस एक बार देख लो यहां तक। इसके बाद आइए अगले शॉट में खत्म कर दे इस चैप्टर को। हाँ जी, इज इट डन? यहां तक डन है क्या? थोड़ा सा ही बाकी है, आइए चेक करते हैं। थ्योरम ऑफ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी बोलता है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटू इंटरसेक्शन ऑफ बी सच दैट ए विल हैपन, सच दैट ए विल हैपन। कॉमन है तो ए हो जाएगा, ठीक है? नहीं प्रशांत, पूरे इंडेक्स नंबर तक खत्म कर लेंगे, हो जाएगा शायद, नहीं वो तो जितना होगा करेंगे। 2 ही टॉपिक बाकी ना, इसके बाद थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इंडेक्स नंबर हो जाना चाहिए। इफ ए एंड बी आर म्यूचुअल, इंडेक्स नंबर में तो मेरे ख्याल से आपको थ्योरी ऑलरेडी आता था, क्योंकि उसमें थ्योरी ही था, मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड ही चीजें थी, उसमें ऐसा कुछ प्रैक्टिकल थ्योरी अलग अलग नहीं था, तो वो फटाफट हो जाएगा। सिर्फ थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा टाइम लग सकता है, 8-10 मिनट।
इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी इक्वल टू ए माइनस बी, क्योंकि एक्सक्लूसिव है तो दोनों में कॉमन कुछ नहीं होगा, तो यहां से माइनस मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से मैं माइनस करूंगा चीज, ऐसा कुछ होगा ही नहीं, तो माइनस का झंझट ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए व्हेन ए इज इक्वल टू बी, दोनों में अगर सब चीजें जो सेम है तो कॉमन होगा ही नहीं, कॉमन हो गए तो निकालोगे क्या, तो ए माइनस बी हो या बी माइनस ए हो, बात तो एक ही आने वाली है। द नंबर ऑफ कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड फॉर 3 इवेंट्स फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस इज 4। अब देखिए इसमें एक्चुअली ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में है नहीं, बहुत सारे कंडीशन जो सेटिस्फाई करने पड़ते हैं उसके ऊपर बता ही नहीं गया है, बट हाँ इतना जरूर बताया गया है कि 3 एलिमेंट्स अगर है इनका हमने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करनी है तो ए बी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, बी ए के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ए सी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, और तीनों भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ये करके 4 कंडीशंस आती है। तो 3 इनकी अलग अलग एक दूसरे के साथ और 3 इनकी साथ में, ऐसे करके 4 कंडीशंस होती है। If two events A and B are independent, then probability of A intersection B independent है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो इसका आ जाएगा A into B। सेम हमने यूनियन के लिए भी चेक किया था। वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल्स आर ऑलवेज रियल नंबर्स, मतलब जो भी इस दुनिया में नंबर एग्जिस्ट करते हो उन्हीं में से। एक्सपेक्टेड वैल्यू में भी पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे करेंगे, टोटल n को मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आपका प्रोबेबिलिटी आ रहा है उसके साथ, और ये आपको आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। इफ ऑल दी वैल्यूज टेकन बाय रैंडम वेरिएबल आर इक्वल, ऑल दी वैल्यूज टेकन, तो स्टैंडर्ड डिवीजन इज जीरो। क्यों जीरो, बिकॉज डिफरेंस ही नहीं होगा, सब कुछ इक्वल है, देयरफॉर नो डिफरेंस, तो सिग्मा विल बी इक्वल टू जीरो। उसके बाद एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, देन ई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स इंटू वाई। ये ई मतलब क्या, ई मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू की बात हो रही है। If random variable x assumes the values x1, x2, x3 with corresponding probabilities p1, p2, p3, p4, then the expected value of x is equal to p1 into x1, p2 into x2, p2 into x3, p2 into x4। हमने देखा ना n को मल्टीप्लाई करना है आपने प्रोबेबिलिटी के साथ, तो आपको आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू, वही चीज है, राइट। f of x, the probability mass function of a random variable x satisfies that f of x is greater than 0 and f of x का summation will be equal to 1। मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी जो है, टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है और एक्चुअल प्रोबेबिलिटी 0 to 1 से वेरी करती है, तो इक्वल टू 0 भी हो सकता है, 0 से ज्यादा 1 तक कहीं भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट है, अलग नजरिए से लिखा हुआ है, फंक्शंस के पार्ट से लिखा हुआ है, पता होना चाहिए। अरे मुझे रिप्लाई कुछ आ नहीं रहे हैं, कुछ जम रहा है या ऐसे बस हाँ बोल रहे हो? अरे श्रुति आपकी दोस्त कहां गई? गीतांजलि ज्वाइन नहीं हुई आज? आप तो होशियार हो यार, आपने सब आंसर दे दिए हैं। आपने मुझे जो आंसर दिए वही तो मैं यहां बता रहा हूं, मुझे थोड़ी ना आ रहा था। चलिए, वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज गिवन एज, सी वेरिएंस कैन बी x माइनस म्यू स्क्वायर या वेरिएंस कैन बी x माइनस समेशन ऑफ x। इसको ये मार्क करना, ये फॉर्मूलाज में एज सच कहीं नहीं था। If two random variables x and y is related as y minus 2 into 3x, तो स्टैंडर्ड डिवीजन जब निकालता है तो ये ओरिजिन पे डिपेंडेंट नहीं होता, स्केल पे डिपेंडेंट होता है। 3 इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स वाई, बिकॉज स्केल से ये डिपेंडेंट होता है, ओरिजिन पे डिपेंडेंट नहीं होता। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन टू अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, तो हेड या फिर टेल दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है, तो 1 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 0.5 आ जाएगा। इफ एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉर्न ट्वाइस एटलीस्ट 1 टेल, अब ये थोड़ा प्रैक्टिकल चीजें आ रही है, 2 बार ट्रॉइस करो तो 1 बार टेल आएगा, आएगा 75% प्रोबेबिलिटी है। एक बार देख लो प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हुआ है तो, कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज आइए थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस पे जाएंगे। चलिए आगे बढ़े, इज इट डन?
लेट्स बी क्विक, आ जाइए। अ थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं एग्जिस्ट करता है? एग्जिस्ट करता है तो थ्योरी में भी करता है, रियल लाइफ में भी करता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस, दोनों चीजें देखिए, फाइनाइट इनफाइनाइट का कुछ संबंध नहीं है। एन इंपॉर्टेंट डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाट? पॉइजन, नॉर्मल, कॉशी, लॉग नॉर्मल। पॉइजन था, बायनोमियल था, दोनों भी डिस्क्रीट थे। नॉर्मल जो था नॉर्मल कंटिन्यूअस था, तो यहां पे सिर्फ पॉइजन दिया हुआ पॉइजन लिखेंगे, कंटिन्यूअस में नॉर्मल दिया हुआ नॉर्मल लिखेंगे। बायनोमियल और पॉइजन जो है ये तो डिस्क्रीट वाले हैं, तो ये तो आएगा ही नहीं। पैरामीटर ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक, पैरामीटर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, जिसके पैरामीटर निकालो पॉपुलेशन के। एग्जांपल ऑफ पैरामीटर्स, पॉपुलेशन का मीन निकाल दिया। अ ट्रायल इज एन अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस एन आउटकम व्हिच इज नीदर सर्टेन नॉर इम्पॉसिबल, मतलब पॉसिबल हो सकता है बट आपको पता नहीं क्या हो सकता है, तो ये ऐसा देखा जाता है अनसर्टन होने वाला है, ठीक है। The important characteristic of Bernoulli trial is that trial have just two possible outcomes, या तो सक्सेस होगा या तो फेलियर होगा, ठीक है। और दूसरा, दोनों भी ट्रायल जो है इंडिपेंडेंट रहने वाले, कोई भी चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन याद कैसे करना है, फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था, NCP, बस फिर NCX, सॉरी n में से x सिलेक्ट करना है, p रेज टू x, जो सिलेक्ट किया उससे सक्सेस है, जो सिलेक्ट नहीं किया n माइनस एक्स उससे फेलियर है, सो q रेज टू n माइनस p, n माइनस x, सॉरी, ये सक्सेस है और ये फेलियर है। If x is a binomial variable with parameters n and p, then x can assume any value between 0 to n, both inclusive. तो आप जो सिलेक्ट कर रहे हो पॉइंट, सैंपल पॉइंट्स आपके, ये 0 भी हो सकता है, मतलब नहीं सिलेक्ट कर रहे हो, यहाँ सबके सब भी हो सकता है, बट मैक्सिमम n हो सकता है जो आपका एक्चुअल कंटेंट है, ठीक है। अब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, या तो राइट साइड पे स्क्यूड होगा, लेफ्ट पे स्क्यूड होगा। आइडियली सिमेट्रिकल कब होगा? जब आपका p इज इक्वल टू 0.5, मतलब 50%। यहां तक चेक कर लो। रेडमी क्लास चलेगी लगभग और 15-20 मिनट पकड़ के चलो मैक्सिमम। आप चाहो तो मैं जल्दी एंड कर सकता हूं, बट मेरे ख्याल से 15-20 मिनट में अपन कर लेंगे कंफर्टेबली, क्या बोलते हो? रेडमी जी चलेगा ना? चलिए, अरे रेडमी को ना मुझे भी नहीं पता, उन्होंने नाम रेडमी रखा हुआ है, रेडमी में से ही कोई होगा, सीईओ सीएफओ। The mean of a binomial distribution with parameters n and p is np, right? मीन np था बायनोमियल के केस में, वेरिएंस npq था, आपको याद होगा तो। npq मतलब क्या? कैन आई से np इंटू 1 माइनस q, npq ना, तो 1 माइनस q क्या हो गया? p, तो ये क्या हो जाएगा? npq। हमने भी देखा था npq की वैल्यू हमेशा कम रहने वाली है np के साथ से। एन एग्जांपल ऑफ बायपैरामेट्रिक इज बायनोमियल, बायपैरामेट्रिक के दो पैरामीटर्स पे n और p। फॉर अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड मोड इज ऑलवेज 0.5 आर इक्वल व्हेन दी q इज 0.5, मतलब सक्सेस प्रोबेबिलिटी की और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर अगर ये सेम होता है तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हाँ जी, क्लियर है क्या? मीन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज मोर देन द वेरिएंस, हमने पढ़ा ना, np इज ऑलवेज मोर देन npq। अभी तो डिस्कशन क्या पढ़ना है, वही एमसीक्यू में है। फॉर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देयर ऑलवेज बी मल्टी मोड्स, तो यूनि भी हो सकता है, बाय भी हो सकता है, ट्राई भी हो सकता है, या मल्टी भी हो सकता है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिएंस इज n by 4, जितना भी n है उसका डिवाइड बाय 4, 1/4 वेरिएशन, 25% वेरिएशन हो सकता है। मेथड यूजुअली अप्लाइड फॉर फिटिंग अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज मेथड ऑफ मोमेंट्स। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए, एग्जाम में स्टूडेंट को ये याद ही नहीं रहता है। मोमेंट, मेथड ऑफ मोमेंट्स पढ़ा हुआ है इसको पढ़ना है। विच वन इज नॉट अ कंडीशन ऑफ पॉइजन मॉडल? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस is small time interval is constant. Probability of having success more than 1 in a small time interval is very small. Probability of having success on small intervals is independent of the time and early success. Probability of having success is independent of t positive. ठीक है, ये not a condition है कि सक्सेस जो है स्मॉल टाइम में कांस्टेंट रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, चेंज हो सकता है।
विच वन इज यूनिपैरामेट्रिक? पॉइजन एक ही पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है, बायनोमियल दो के ऊपर डिपेंड करता है. फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल, राइट. उसके बाद पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस में हैव यूनी मॉडल या इट मे बी बाय मॉडल. मल्टी मॉडल नहीं है, या तो वन होगा मोड या तो दो होगे मोड इस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज पॉजिटिवली स्क्यूड, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिवली स्क्यूड है, हमने इसको देखा हुआ है. इसको भी मार्क करिए, कंफ्यूजिंग हो सकता है ये. चेक करिए पॉइंट नंबर 24 तक, क्वेश्चन 24 तक. चलिए आगे बढ़े. A binomial distribution with parameters n and p can be approximated by a Poisson distribution with parameters m is equal to np. तो n जब इंफिनिटी तक जाएगा, p जब जीरो तक जाएगा, सो दैट n और p रिमेन्स फाइनाइट. इसको समझाने के लिए बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेगी. तो इसको अगर आपको ये जमा तो ठीक है, नहीं जमा तो लर्न मत करो, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, चलिए इसको लिख देना, नॉट टू बी रेड बिफोर एग्जाम. नॉट टू रीड बिफोर एग्जाम. एग्जाम के पहले नहीं लिखना है एमसीक्यू को, गलती से भी मत देखना, कंफ्यूजन हो जाएगा. आपको ऐसा लगेगा यार कौन सा टॉपिक था जो मैंने पढ़ा ही नहीं जिसके बेसिस पे ये दिया हुआ है. तो अगर एग्जाम के पहले नहीं पढ़ोगे तो अच्छी बात है. इन पॉइजन फिटिंग, फॉर पॉइजन फिटिंग टू एन ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी इक्वेट द पॉइजन पैरामीटर टू द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटिन्यूअस इज, कंटिन्यूअस के अंदर में क्या आएगा? नॉर्मल. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा ना ये अपन ने, जिसमें से ये एन वैल्यू निकालना है, जेड वैल्यू निकालना है. कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताते पढ़ के जाने अपने याद से. टोटल एरिया ऑफ नॉर्मल कर्व इज ऑलवेज 1. ये जो पूरा कर्व है ना, यहां से लेकर के यहां तक, जिसका एरिया है 199 पॉइंट समथिंग. नॉर्मल कर्व हमेशा बेल शेप्ड होता है. अगेन ये जो अपन देख रहे हैं, नॉर्मल कर्व हमेशा सिमेट्रिकल होता है, बीच में से हाफ डिवाइडेड होता है. एरिया ऑफ नॉर्मल कर्व इज माइनस इंफिनिटी टू म्यू. म्यू सेंट्रल पॉइंट है यहाँ पे, ये माइनस इंफिनिटी है और ये प्लस इंफिनिटी है. एंड दिस, तो बोथ ए एंड बी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज फंक्शन ऑफ एक्स सच दैट एक्स विल बी, मतलब कैपिटल एक्स विल बी लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स. The mean and mode is always equal of a normal distribution, because ये ऐसा है तो ये हमेशा मीन और मोड यहाँ पे इक्वल रहने वाला है. मीन इतना ही रहेगा और ये मोड भी हाईएस्ट पॉइंट यही रहेगा. मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ऑफ अ स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0.80 ऑफ नॉर्मल. क्वार्टाइल डेविएशन इज 2.70. अच्छा ये यहाँ पे दिया हुआ है, सॉल्व करना है, तो इसको तो मैं यहाँ पे मार्क नहीं करता हूँ, ये आप सॉल्व करके देखिएगा. उसके बाद देखिए आगे, फॉर अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब ये वाला पॉइंट की बात हो रही है, यहां पे और यहां पे, जब यहां पे नीचे मुड़ता है ना तो ये इन्फ्लेक्शन का पॉइंट बोलते हैं. तो ये -1 एंड 1 होता है. सिंबल P या फिर जो हम बोलते हैं खोखले के लिए, इंडिकेट्स दैट द एरिया इज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट ए. ये आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन में देख चुके हो. इंटरवल ऑफ न्यू -3 सिग्मा टू न्यू +3 सिग्मा इज कवरिंग ऑल द एरिया बट 0.27. आपको याद होगा 99 पॉइंट हमने देखा था ना, 73 ऐसा कुछ, बराबर 99.73 एरिया कवर करता है. नंबर ऑफ मिसप्रिंट्स इन अ बुक, बहुत ये होते छोटे. तो पॉइजन. रिजल्ट ऑफ ओडीआई मैचेस, या तो सक्सेस या तो फेलियर, तो 1 या लूज, तो बायनोमियल, दो ही फैक्टर्स है. वेज ऑफ अ वर्कर इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है. एक्स एंड वाई आर टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स प्लस वाई विल इक्वल टू नॉर्मल. अगर ये ही नॉर्मल है तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मल होगा. एक बार यहां तक चेक कर लो. क्या होगा श्रुति, आपने आंसर कहां तक दिया? 43 तक ही दिया. इतनी ही क्या, इसके आगे नहीं हो? अरे क्या बात है, तो ये तो खत्म हो गया, शुरू होते ही खत्म हो गया. चलिए देख लीजिए एक बार, कोई दिक्कत है तो बताइए. आइए फाइनल चैप्टर पे जाता है, इंडेक्स नंबर पे.
चलिए बड़े फाइनल चीज पे, लास्ट चीज क्या बोलते हो? हाँ जी, स्नेहा कौन सी क्वेरी बोल रहे हो आप? मैं समझा नहीं आपकी क्वेरी। एक सेकंड, ना स्नेहा जी ने कोई चीज पूछी हुई है, मैं समझ नहीं पाया। अरे ये हमने फॉर्मुलाज में देखा था ना कि जो मीन डिवीजन होता है मीडियन का, उस स्टैंडर्ड नॉर्मल डिवीजन का कितना होता है, ये फॉर्मुलाज में देखा है हमने। तो एक बार वो वाला पार्ट सिर्फ चेक करें ना, आपको आइडिया आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। चलिए गाइस रेडी हो ना? देखिए ये अब देखिए इसमें ना बहुत सारी चीजें तो आपको पता ही है, मतलब मुझे समझाने की भी जरूरत नहीं है। समझने वाली बात नहीं है, इसमें बहुत सारा फॉर्मुला बेस्ड है, बहुत सारा टेक्निकल है। तो मेरे ख्याल से फटाफट फटाफट हो जाएगा, क्या बोलते हो? तो मैं एज सच इसमें ज्यादा कुछ समझाने नहीं वाला हूं, जितना हम बाकी चीजों में देख चुके हैं। यहाँ पे फटाफट सिर्फ आपके साथ बस रीड कर रहा हूं ताकि वो फटाफट से आपका रिवीजन हो जाए मेरे साथ में क्वेश्चन आंसर्स का। ठीक है, लास्ट पार्ट होते ही बस उसके बाद हम स्टॉप करेंगे। अच्छा सुनिए सुनिए, होने के बाद आप चले जाओगे, मैं बता देता हूं। कल हम लोग मिल रहे हैं 7 o'clock, ठीक है? कल हम मिल रहे हैं 7 o'clock, 7 to 8 o'clock। हम आपका जो लॉग और उसके साथ साथ क्या है आपका फंक्शंस, और उसके साथ साथ इनइक्वालिटीज, इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस ज्यादा लॉग की होगी बिकॉज इनके कंपैरिजन में वही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस भी इंपॉर्टेंट है बट सेट के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं सुनो ना, सुन रहे हो क्या? जितने भी लोग अटेंड कर रहे हो, जितने भी 7-8 लोग यहाँ प्रेजेंट है अभी, सुन रहे हो क्या? कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे लगता है आएगी एग्जाम में। तो मैं मैराथन वगैरह में तो कवर किया, आप में से बहुत सारे लोग उस चीज को देख ही रहे हो ऑलरेडी, क्वेरीज भी पूछ रहे हो। बट मैं ये बोल रहा था कि ऐसा कुछ करना है क्या कि ये 3 टॉपिक्स तो मैं लेने वाला हूँ, फोकस इन तीनों पे ही करते हैं बिकॉज आपने सर को वो लेने बोला हुआ है। बट उसके अलावा बाकी एक आध क्वेश्चन कहां से डाल दूं? आप कर पाओगे सॉल्व? मतलब करें वैसा डिस्कस चलेगा? ज्यादा नहीं, एक हाथ दो ऐसा बस। देखो 1 घंटे में ना करीबन अपन 20-25 क्वेश्चन के ऊपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो कल का 1 घंटा और परसों लगभग 1 घंटा, बस ये लगभग 40-50 के आसपास क्वेश्चन होंगे, जिसमें से मेजोरिटी 30-35 क्वेश्चन जो आप बोल रहे हो करने के लिए वही 3 टॉपिक लेंगे, और उसके अलावा भी कुछ टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए बस प्रैक्टिस करना है, रिवीजन ऐसा नहीं। आप चाहिए एक बार आप देख करके आ जाओ चैप्टर्स रिवीजन पार्ट में। ठीक है, कल सिर्फ 7 to 8 ही क्लास होगा बेटा, सिर्फ 7 to 8 कल के दिन सिर्फ। परसों भी शायद 7 to 8 ही, जरूरत नहीं 2 घंटे की, 1 ही घंटे में खत्म कर लेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट। एंड ये जो लेक्चर होगा ना अभी कल परसों, ये बस अपने लास्ट 2 लेक्चर होंगे, इसके बाद कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, मतलब मैं तो आपके साथ हुई हूं जो भी रहेगा, बट लेक्चर ऐसा अपना नहीं होगा, कल और परसों ये लास्ट। ठीक है, चलिए। अ सीरीज ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स व्हिच शो द रिलेटिव पोजीशन इज कॉल्ड एज, व्हिच शो रिलेटिव पोजीशन इज कॉल्ड एज इंडेक्स नंबर। बेस के साथ पोजीशन, इंडेक्स नंबर ऑफ द बेस पीरियड हमेशा क्या होता है 100। डैश प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, किसको कितना वेटेज देना है। डैश इज पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। ज्योमेट्रिक मीन, लास्पेयर, फिशर्स का फॉर्मूला देखा ना अपन ने, मार्शल एजोर्ड भी देखा अपन ने। इंडेक्स नंबर शोज डैश चेंजेस रादर देन एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ चेंजेस, परसेंटेज बेस्ड चेंजेस, सो कि कंपैरिजन आसान हो जाए। डैश मेक्स इंडेक्स नंबर्स टाइम रिवर्सिबल, टाइम फैक्टोरियल डैश में भी देखा था अपन ने, ज्योमेट्रिक मीन। प्राइस रिलेटिव इंडेक्स इज गिवन एज प्राइस ऑफ गिवन ईयर अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर, गिवन के ऊपर बेस। इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, जो भी बेस है और जो करंट ईयर है। डैश द डैश ऑफ ग्रुप ऑफ इंडाइसेस इज गिवन एज जनरल इंडेक्स, जनरल अर्थमेटिक मीन है, बाकी सब ज्योमेट्रिक मीन से सॉल्व करेंगे। सर्कुलर टेस्ट इज वन ऑफ द टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी इन केस ऑफ इंडेक्स नंबर्स। डैश इज एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल, सर्कुलर टाइम रिवर्सल, P10, 01, 12 याद है क्या? वेटेज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिलेटिव सेटिस्फाइज टाइम रिवर्सल टेस्ट को मार्क करिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय फिशर, यहां तक चेक करिए, कोई डाउट है तो बताइए। हाँ जी,
लास्ट पेयर्स फॉर्मूला डज नॉट सेटिस्फाई, लास्ट पेयर डज नॉट सेटिस्फाई ऑल ऑफ द अबव, लास्ट पेयर फैक्टर भी नहीं, टाइम भी नहीं, कुछ भी नहीं, बेसिक टेस्ट सेटिस्फाई करता है सिर्फ। A ratio or an average of ratios expressed as a percentage is called as an index number। यही तो हम पहले से 2-3 क्वेश्चन से पढ़ के आए, तीनों चारों क्वेश्चन स्टार्टिंग के यही थे। The value at the base time period serves as a standard point of comparison, standard point of comparison, true। कौन सा बेस पॉइंट से सब कंपेयर किए जा रहे हैं। An index number, an index time series is a list of dash numbers for 2 or more periods of time। An index time series is a list of dash numbers, is a list of index numbers for 2 or more periods। Index numbers are often constructed from, index numbers are often constructed from the sample। जो भी सैंपल है, सैंपल मतलब पॉपुलेशन नहीं, सिर्फ सैंपल की बात की जा रही है, ठीक है। Dash is a point of reference in comparing various data describing individual behavior। Base period is a base of reference, रेफर करने के लिए हम बेस रेफर करते हैं हमेशा। 20 देखिएगा, the ratio of price of single commodity in a given period to its price in a preceding year, price is called as रिलेटिव प्राइस। जब आप रेशियो की बात कर रहे हो एक कोई भी चीज का जो गिवन पीरियड है अपॉन बेस पीरियड जो है, प्रीसीडिंग ईयर बेस पीरियड, ये इन रिलेशन टू द प्रीवियस ईयर की हम बात करते हैं। फॉर्मूला दिया हुआ है सम ऑफ ऑल कमोडिटी प्राइसेस इन द करंट ईयर इनटू 100 अपॉन सम ऑफ ऑल प्राइसेस इन द बेस ईयर। तो करंट अपॉन बेस, सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स, इसको मार्क करिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम में ये आता है। सर आप बोलोगे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, बच्चे मिस्टेक करके आते हैं। आगे के क्वेश्चन ट्राई करिए, 1 मिनट में डिस्कस करेंगे। हाँ जी, कौन गायब हुआ, एक जन लीव हो गया। हाँ चलिए आगे बढ़े। चेन इंडेक्स नंबर, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इनटू प्रीवियस ईयर अपॉन 100, और प्रीवियस 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 करते जाते हैं। अब देखिए, अब तो मजेदार चीज है। P01 is the index number for time of 1 on 0 and 0 on 1। अगर 10 आता है तो एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है ना, लिखते समय प्रेजेंटेशन ऑपोजिट होता है। व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस इंडेक्स एंड द क्वांटिटी इंडेक्स इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग वैल्यू इंडेक्स, देन द टेस्ट होल्ड्स क्लियर इन केस ऑफ फैक्टर रिवर्सल। आप टाइम क्वांटिटी को वैल्यू के साथ जनरेट करिए, आंसर सेम आएगा। फॉर्मूला शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट इन विच और फॉर विच प्राइस एंड क्वांटिटी इज कोटेड इन। यूनिट टेस्ट बेसिक टेस्ट से सब कुछ सेटिस्फाई करता है। कौन सी टेस्ट सब सेटिस्फाई हो रहे हैं, सब नंबर्स यूनिट टेस्ट। Laspier's method and Paget's method do not satisfy time and factor। अभी तो बताया मैंने, यूनिट सब सेटिस्फाई करते हैं, टाइम फैक्टर और टाइम और फैक्टर में दिक्कत आती है, इवन सर्कुलर में भी दिक्कत आती है। बट टाइम और फैक्टर सेटिस्फाई कर ले तो जो कौन सा अपना फिशर है दोनों सेटिस्फाई करता है, तो सर्कुलर सेटिस्फाई कर लेगा क्या, नहीं। दी पर्पस डिटरमाइंस टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर्स। यस, आप किस चीज के लिए यूज करो उसके हिसाब से टाइप आ जाएगा। इंडेक्स नंबर इज स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा एक और चीज, आपको जो मैंने यहाँ पे मार्किंग, अब मार्किंग वाला तो दे दिया आपको, बट जो मैं लिख रहा हूं कहीं ना कहीं कुछ कमेंट्स, इसका पीडीएफ भेजू क्या आपको, मतलब जरूरत है कुछ, भेज दूं, ठीक है मैं भेज देता हूं। चॉइस ऑफ सुटेबल बेस पीरियड एज द टेम्पररी सोल्यूशन। हाँ, फिशर्स इंडेक्स नंबर सेटिस्फाइज डैश टेस्ट, बोथ यूनिट भी है, फैक्टर भी है, टाइम भी है, तीनों एक्चुअली। फिशर्स आइडल नंबर डज नॉट सेटिस्फाई सर्कुलर टेस्ट, फिशर ही है, सर्कुलर नहीं, कोई भी नहीं सर्कुलर सेटिस्फाई करता। डैश सेटिस्फाइज सर्कुलर टेस्ट, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स एंड वेटेड एग्रीगेट्स ऑफ डिजिट्स। को मार्क करिए, यहां पे कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, एग्जाम का पहले देख के जाना, एलडीआर मार्क करिए, एग्जाम में आता है ये चीज। लास्पेयर एंड पाशेस डू नॉट सेटिस्फाई टाइम रिवर्सल। फिशर सेटिस्फाई करता है, हाँ। देयर इज नो सच थिंग एज अनवेटेड इंडेक्स नंबर। नहीं, देयर इज अनवेटेड होते हैं, वेटेड हर वेटेड नहीं होगा, जरूरी नहीं है, अनवेटेड भी होता है, फॉल्स। थेरोटिकली ज्योमेट्रिक मीन इज द बेस्ट एवरेज। जी हाँ थेरोटिकली, प्रैक्टिकली थोड़ी सी दिक्कत है।
प्रैक्टिकली अर्थमेटिक मीन हो जाता है। लास्पेयर्स एंड पाशेस और फिशल्स इंडेक्स नंबर डू नॉट सेटिस्फाई, सर्कुलर कोई भी सेटिस्फाई नहीं करता। डैश इज कंसर्न विद द मेजरमेंट ऑफ प्राइस चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स व्हिच इज डिजायरेबल टू शिफ्ट द बेस, सर्कुलर के अंदर में आप बेस को चेंज करते हैं, दैट इज द रीजन कोई भी इंडेक्स नंबर को सेटिस्फाई नहीं करता। टेस्ट ऑफ शिफ्टिंग द बेस इज कॉल्ड एज सर्कुलर टेस्ट, ये दोनों सेम है, रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट नहीं है, कंफ्यूजिंग भी नहीं है, रिलेटेड है। द फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ करंट वैल्यू, डिफ्लेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था अपन ने, प्रशांत ने क्वेरी भी पूछी थी, मेरे ख्याल से प्रशांत ही गायब हुआ क्या, नहीं प्रशांत तो है बेचारा। तो करंट वैल्यू अपॉन प्राइस इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर। आइए लास्ट कुछ क्वेश्चंस जल्दी से देखिए। शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स नंबर, ये सही है क्या? ओरिजिनल प्राइस अपॉन प्राइस इन विच ईयर इट हैज टू बी शिफ्टेड, जहां शिफ्ट करना है, ये सभी शिफ्टेड वाला ही है अभी। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट एडुकेशन, यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सल, फैक्टर रिवर्सल, सर्कुलर। वी यूज प्राइस इंडेक्स नंबर्स टू कंपेयर प्राइसेस। सिंपल एग्रीगेट ऑफ क्वांटिटीज यूज्ड फॉर क्वांटिटी इंडाइसेस, क्वांटिटी की चीज क्वांटिटी के लिए, प्राइस की चीज प्राइस के लिए। मेरे ख्याल से आपको समझाऊंगा, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बाय बाय, टेक केयर, कल मिलता है 7 बजे, ठीक है? चलिए, आई होप आपको मजा आया होगा।